गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 13 सितंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, आज की क्लास है मैंने कुछ लास्ट मंथ यानी कि कुछ अगस्त के और कुछ जुलाई के भी इवेंट्स को इसमें ऐड किया है। जैसा कि आप जान रहे हैं, आपके एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप अपडेट होने के साथ साथ पुराने जितने भी इवेंट्स हैं जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आपका रिवीजन होता चले, इसलिए मैं अब डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ पुरानी न्यूज़ भी इसमें ऐड करती हुई चलूँगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के गाँव कोंगथुंग को विश्व पर्यटन संगठन के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के लिए नामित किया? लद्दाख, असम, मेघालय या फिर त्रिपुरा? तो फ्रेंड, इसका आंसर है मेघालय। मेघालय का गांव है जिसका नाम है कोंगथुंग। कोंगथुंग को पर्यटन मंत्रालय के द्वारा विश्व पर्यटन संगठन के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए नामित किया गया है। फ्रेंड, आपको बता दें कि जो पर्यटन मंत्रालय है वो एक परियोजना चला रहा है जिसका नाम है ग्रामीण, ठीक है, याद रखिएगा, ग्रामीण पर्यटन परियोजना चला रहा है। इस पर्यटन का उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का फ्रेंड उद्देश्य क्या है कि अगले 5 वर्षों में, ठीक है, अगले 5 वर्षों में 100 गाँवों को पर्यटन के रूप में विकसित करना। ठीक है, तो एक तरीके से ग्रामीण पर्यटन के अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण पर्यटन परियोजना चलाई गई है, जिसका उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में 100 गाँवों को पर्यटन के रूप में विकसित करना। और इसी क्रम में देखा जाए तो एक आपका मेघालय का गाँव हो गया, और अभी आप देखेंगे तो एक आपका मध्य प्रदेश का गांव हो गया, और तीसरा आपका एक तेलंगाना का गांव। तो 3 गांवों को विश्व पर्यटन संगठन के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए नामित किया गया है। तो इसके बारे में देखा जाए तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा मेघालय के कोंगथुंग गांव को विश्व पर्यटन संगठन के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए नामित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोंगथुंग गाँव ये पूछ सकता है, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ देगा कि अभी हाल ही में गांव था जिसका नाम है कोंगथुंग गांव, वो हाल ही में चर्चा में था, तो वो किस राज्य में है या किस केंद्र शासित प्रदेश में, ऐसे आपसे पूछ सकता है। ये गांव देखें तो फ्रेंड, मेघालय में 3 पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया। तो खासी जो जयंतिया है ना, खासी पहाड़ी के ईस्ट में ये गाँव स्थित है। वहाँ पर जनजाति रहती, खासी जनजाति। और फ्रेंड, ये खासी जनजाति जो है ना, वो जो बात करती है, जो भाषाओं का इस्तेमाल करती है, वो सीटी के माध्यम से करती है। और यही कारण है इस गाँव को, इसे सीटी बजाने वाला गाँव या फिर व्हिस्टलिंग विलेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भारत है विविधताओं का देश है, यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ पाई जाती है। इसी क्रम में आप देखें तो यहाँ पे भाषाएं भी बहुत अनेक तरह की, एक भाषा देख लीजिए तो यहाँ पे सिटी भी है, यानी कि यहाँ के जो आम जो भाषा है, आम जो बोलचाल की भाषा है, उस भाषा के स्थान पर यहाँ के जो जनजाति हैं वो सिटी का इस्तेमाल करते हैं, कई तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं और आपस में बात करते हैं। ठीक है, कन्वर्सेशन करते हैं वो सीटी के माध्यम से, इसीलिए कोंगथुंग गांव को सीटी बजाने वाला गांव कहा जाता है। और फ्रेंड, ये गांव जो है ना, अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वैसे भी नॉर्थ ईस्ट जितने भी 7 सिस्टर्स है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं। कभी आप लोगों को मौका मिले तो आप वहाँ ज़रूर जाओ, देखो, बहुत खूबसूरत है। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, सच में कहीं जन्नत में आप हैं। और मैं लगातार इधर मतलब जितने भी 7 सिस्टर्स से संबंधित जितने भी 7 स्टेट है, मैं लगातार आपको बताती आ रही हूँ। तो फ्रेंड, आपको मैपिंग करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लगातार ये 7 सिस्टर चर्चा में बनी हुई हैं। आपको वहाँ के महत्वपूर्ण प्लेसेस, महत्वपूर्ण चीज़ें जितनी भी ज़रूरी हैं, सब आपको पता होना चाहिए। और 2 अन्य गाँव को भी नामित किया गया है देखा जाए तो विश्व पर्यटन के लिए। तो ये है 2 अन्य गाँव, तेलंगाना का पोचमपल्ली है और मध्य प्रदेश का लथुपुरा जो है लथुपुरा खास, ये है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट किस देश में स्थापित किया गया? डायरेक्ट क्या है तो कार्बन को सोखने वाला प्लांट जो है वो किस देश में स्थापित किया गया, और ये भी दुनिया का सबसे बड़ा? तो आइसलैंड है, डेनमार्क है, पर नॉर्वे है या फिर रूस है? तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड जो है। आइसलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट स्थापित किया गया। इसके बारे में देखा जाए तो आइसलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट, जिसका नाम है, जिसे कार्बन सोखने वाली मशीन कहा जाता है, वो खोला गया। ठीक है, तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया में इस टाइम देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन का खतरा काफ़ी ज़्यादा मंडरा रहा है, और इसके लिए ग्रीन हाउस गैसेज जो है ना वो बड़ी जिम्मेदार है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार हैं जलवायु परिवर्तन के लिए। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से देखा जाए ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए विश्व की कई कंपनियां जो है ना
टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी पे प्रयास करिए, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने का प्रयास करिए जो ये जो चुनौती हमारे सामने जलवायु परिवर्तन के रूप में खड़ी है, उस चुनौती को, उस खतरे को कम किया जा सके। तो इसी क्रम में एक कंपनी है, कहाँ की देखे जाए तो मशीन ज्यूरिक की कंपनी है जिसका नाम है क्लाइम वर्कर्स, ठीक है। क्लाइम वर्कर्स ने एक मशीन बनाई जिसका नाम है ओरका मशीन, ठीक है। ये आइसलैंड के हेली सेवाई पावर स्टेशन पर स्थापित की गई। तो ध्यान रखिएगा, ओरका नामक मशीन बनाई गई है जो कि क्या करेगी, जो वहाँ के जो पर्यावरण में, जो वातावरण में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगी और उसको ग्राउंड डिपॉजिट, अंडरग्राउंड डिपॉजिट कर देगी, पृथ्वी के नीचे उसको डिपॉजिट कर देगी। ये मशीन जो काम कर रही है, ठीक है, जो कि जिसे हम कह रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट, ठीक है। तो ये काम कर रही है। तो देखा जाए इस पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बहुत सारी कंपनियां इस तरह काम कर रही हैं। अभी जो स्थापित किया गया है, एक तरीके से कहें तो ये ऊँट के मुँह में जीरा जैसा है, लेकिन एक साथ ही साथ ये भी है कि हाँ, प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे सफलता मिल रही है। आने वाले दिन में जो विश्व के सामने ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौती खड़ी, उससे निपटा जा सकता है। चलिए, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं कि ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो मुझे जवाब दीजिए ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखिए कि इसमें हर साल 4000 मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड संग्रहित करने और इसे भूमिगत गुफाओं में पंप करने की क्षमता, लगभग ये हर साल कितना 4000 मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से सोख लेगी और उसे भूमिगत कर देगी। दुनिया की पहली वाणिज्यिक कार्बन कैप्चर सुविधा 2017 में स्विट्जरलैंड में खोली गई थी। ये स्टार है, ठीक है, ये वाणिज्यिक कार्बन जो है कैप्चर सुविधा थी, ठीक है, 2017 में स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, आगामी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर चुना गया है। भारतीय टीम का मेंटर कह लीजिए, भारतीय टीम का मार्गदर्शक कह लीजिए, किससे चुना है? सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर महेंद्र सिंह धोनी। तो फ्रेंड आंसर है महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। आगामी यानी कि जो अक्टूबर में होने वाला है T20, ये चूँकि लास्ट ईयर ही होने वाला था, 2020 में होने वाला था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से एक्सटेंड हो गया और ये 2021 में मई में होने वाला था, लेकिन सेकेंड वेव्स की वजह से फिर से ये टल गया। तो अब ये अक्टूबर में हो रहा है T20, अक्टूबर में 17 अक्टूबर को लगभग ये स्टार्ट होगा। तो इसमें जो भारतीय टीम का जो मेंटर होंगे वो होंगे महेंद्र सिंह धोनी। इनके बारे में देख लें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को BCCI ने आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का मेंटर चुना है, टीम का मेंटर या फिर मार्गदर्शक। महेंद्र सिंह धोनी के मार्गदर्शक में भारतीय टीम ने वर्ष 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में ICC वनडे कप ट्रॉफी भी जीता था, ठीक है। चलिए आप मुझे कमेंट पर आंसर में ये बताइए कि जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वो होस्ट कंट्री कौन सी है, कहाँ किस देश में ये होने वाला है, उसके होस्ट कंट्री कौन है। और साथ ही साथ मुझे ये भी जवाब दीजिए कि 2023 यानी कि 2023 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी होस्ट कंट्री कौन सी है। और ठीक है, और 2019 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था और उसका विनर कंट्री कौन थी, ठीक है। तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है? पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम हेतु, मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु, बाघ संरक्षण हेतु, पेड़ लगाने हेतु। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा पर मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु जो है प्रोजेक्ट बोल्ड को ये संबंधित है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड आदिवासियों की आय, जो राजस्थान में आदिवासियों की आय बढ़ाने और बांस आधारित आय को बढ़ाने का भी इसका उद्देश्य है प्रोजेक्ट बोल्ड का। इसके बारे में देखें तो हाल ही में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा जैसलमेर में मरुस्थलीकरण को रोकने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की गई है। अब बोल्ड का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है, सूखे की स्थिति में भू क्षेत्र पर बांस मरुद्यान, ठीक है, अर्थात बम्बू ओआसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, ठीक है, इसी का फुल फॉर्म है। इस परियोजना को राजस्थान के उदयपुर स्थित आदिवासी गांव निकला मांडव से लॉन्च किया गया है, ठीक है फ्रेंड। तो एक तरीके से ध्यान रखिए, इसके बारे में आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो परियोजना है एक तरीके से वहाँ के राजस्थान के आदिवासियों को आय को बढ़ाने के लिए आधारित है, ठीक है, बांस आधारित। तो फ्रेंड बांस ही क्यों, ठीक है, बम्बू ही क्यों इसमें चुना गया है, ये चीज़ सोचना है। देखिए बम्बू इस यहाँ पे ये जो राजस्थान का जो क्षेत्र है, जो ये गांव है निकला मांडव में, वहाँ पे असम से बम्बू की 2 प्रजातियाँ मंगाई जाएंगी, जिनका लगभग 5000 ये प्रजातियाँ हैं बम्बू की, जिनका नाम आप ध्यान रखिएगा। एक प्रजाति का नाम है बम्बूसा, ठीक है, बम्बूसा टोल्डा,
ठीक है, बम्बूसा टोल्डा, और दूसरी प्रजाति का नाम है पॉलीमोर्फा, ठीक है, बम्बूसा पॉलीमोर्फा। ये नाम लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ, मैंने बताया ना यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो बम्बूसा टोल्डा और बम्बूसा पॉलीमोर्फा, ये क्या, इन दोनों प्रजातियों की एक अपनी खासियत है फ्रेंड। ये जो दोनों प्रजाति है ना बम्बू की, वो पानी के संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है और साथ ही साथ भूमि के सतह से जो वाष्पीकरण होता है पानी का, उसको कम करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। और यही कारण है फ्रेंड, चूँकि ये पानी के वाष्पीकरण के लिए पानी के वाष्पीकरण को काफ़ी कम करती हैं, तो इससे क्या है, ये इवन शुष्क और जो सूखाग्रस्त क्षेत्र में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, ये बम्बूसा और ये जो आपका टुल्डा और जो है पॉलीमोर्फा जो प्रजातियां हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये तो हमने देखा कि बम्बू को इसलिए चुना गया है, ये हमने इसका आर्थिक लाभ देखा, अरे इसका हमने पर्यावरणीय दृष्टि से लाभ देखा। इसके आर्थिक लाभ भी है फ्रेंड। जो बम्बू जो है, ये जो प्रजातियां हैं मात्र 3 वर्षों में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हैं। तो 3 वर्षों बाद आप इसको काट सकते हो, ठीक है। आप इसको काट लोगे तो देखिए आर्थिक दृष्टि से किस तरीके से मजबूत, तो हर क्षेत्र को ना फ्रेंड डिवाइड करके पढ़ो। उसका सामाजिक दृष्टिकोण देखो, उसका राजनीतिक दृष्टिकोण देखो, उसका आर्थिक दृष्टिकोण देखो, ठीक है, उसका धार्मिक दृष्टिकोण देखो, इस तरीके से देखो। तो देखिए हमने पर्यावरणीय दृष्टिकोण देखा, अब देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से ही कैसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये जो बम्बू है, इसका इस्तेमाल, आप इसको काट सकते हो, आप इसका फर्नीचर बना सकते हो, आप इसको अगरबत्ती की छड़ें जो होती है, स्टिक्स होती हैं अगरबत्ती की, वो आप बना सकते हो। आप इसको जो आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है, जब कोई संगीत वाद्य यंत्र है उसको बना सकते हो, कागज़ की लुगदी बना सकते हो। तो ये सबसे क्या होगा, इन सब चीज़ों से आर्थिक लाभ हो रहा है। तो ये जो जनजाति हैं उनके आय का एक स्रोत बनेगा, ठीक है, उनको आय का एक साधन बनेगा इस बम्बू की वजह से। इससे इतना ही नहीं फ्रेंड, इस जो बम्बू का कचरा निकलेगा ना, जो लास्ट में कुछ जो निकलते हैं, जो कचरे निकलेंगे ना, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उनको आप देखें तो लकड़ी का कोयले की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, उनका देखें तो आप ईंधन ईंट होती है ना, उस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रेंड आपने गाँव में ना झोपड़ियाँ बनी होंगी, आजकल तो रेस्टोरेंट वगैरह में भी बम्बूज वगैरह को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे इसके आर्थिक लाभ हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक आय का स्रोत बन रहा है। दूसरा, पर्यावरणीय दृष्टि से भी ये काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली है। तो आप ये सब मेंस के आंसर राइटिंग में ये पॉइंट डाल सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इस परियोजना का उद्देश्य शुष्क और अर्ध शुष्क भू क्षेत्रों में बांस आधारित हरित पट्टियां विकसित करने, मरुस्थलीकरण को कम करने, आजीविका और बहुविषयक ग्रामीण उद्योग सहायता प्रदान करना। ये मैंने पॉइंट आपको बता दिया। ध्यान रखना, जो लोग मेंस दे रहे हैं उनको ये पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। ये मेंस में आंसर आप लिख देना, काफ़ी प्रभावित होगा। थोड़ा सा हम खादी ग्राम उद्योग के बारे में देख लें। तो इसको कब स्थापित किया गया था, तो ये खादी ग्राम उद्योग जो है वो खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कौन सी निकाय, एक वैधानिक निकाय। किस विधान के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956, ठीक है, 1956 के तहत इसको स्थापित किया गया था। यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मंत्रालय भी आपको याद रखना है कि खादी और ग्राम उद्योग जो आयोग है वो किसके अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, किस अधिनियम के अंतर्गत ये बना, ये वैधानिक निकाय या संवैधानिक निकाय, सांविधिक, ये सब पता होना चाहिए आपको, यहाँ से पॉइंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नल से शुद्ध पीने का पानी की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला शहर घोषित किया गया है। पुरी, भोपाल, जैसलमेर या फिर लखनऊ। तो ये उड़ीसा का पुरी जो है फ्रेंड, वहाँ नल से शुद्ध पीने का पानी की सुविधा प्रदान किया गया है। ये सुविधा देश में पहले ऐसा शहर है जहाँ पे ये दिया गया। एक तरीके से यहाँ फिल्टर वगैरह की जरूरत नहीं, जो घर में हम लोग आरओ वगैरह लगाते हैं, पुरी में उनको लगाने की जरूरत नहीं है, वो लोग डायरेक्ट नल से ही पानी पी सकते हैं। तो देख लिया जाए, उड़ीसा सरकार ने पुरी को नल से शुद्ध पीने के पानी सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला शहर घोषित किया है, ठीक है। कहाँ है, पुरी, ठीक है। ड्रिंक्स फ्रॉम टैप सूजल मिशन के तहत पुरी के निवासी पीने के लिए सीधे पानी नल से पानी निकाल सकते हैं। इस पानी के लिए भंडारण व फिल्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं। कितना अच्छा है, यहाँ भी करना चाहिए। देखा जाए तो फिल्टर वगैरह पे कितने ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं लोग, है ना। ये सुविधा काफ़ी अच्छी है देखा जाए तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा पाने वाला भारत का 40वां विरासत स्थल कौन सा, ध्यान रखिएगा 40वां, ठीक है। 2 स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए, तो उसमें 40वां स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो, लोथल,
धोलावीरा या फिर रमप्पा टेम्पल। तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा जो हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि गुजरात में स्थित है, धोलावीरा जो है वो 40वां स्थल है। और वहीं रमप्पा टेम्पल जिसे हम रुद्रेश्वर टेम्पल के भी नाम से जानते हैं, रुद्रेश्वर टेम्पल भी ध्यान रखिएगा टेम्पल, ये 39वां जो है स्थल है जो कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है यूनेस्को के। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं धोलावीरा के बारे में। तो गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन नगर धोलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है। यह विश्व धरोहर स्थल का दर्जा पाने वाला भारत में प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और ये इतना एक अलग ही इसका महत्व रहा है। तो वहाँ पे जो भारत में जो दूसरी सबसे बड़ी साइट्स है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत भारत में दूसरी सबसे बड़ी साइट जो है वो धोलावीरा, उसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। पहले तो फ्रेंड राखीगढ़ी है सबसे बड़ा स्थल। वैसे तो पूरे हड़प्पा का जो सबसे बड़ा स्थल है वो पाकिस्तान के पंजाब में जो कि मोहनजोदड़ो है, लेकिन अगर भारत की दृष्टि से देखें तो भारत में जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में है। और दूसरा जो धौलावीरा है जो कि अगर इसकी प्रॉपर लोकेशन फ्रेंड देखा जाए तो ये जो कच्छ का रण है ना, कच्छ के रण में काफ़ी द्वीप फैले हुए हैं छोटे छोटे। तो एक द्वीप है जिसका नाम है खादिर द्वीप पे ये ठीक है बसा हुआ है हड़प्पा धौलावीरा। ठीक है, तो खादिर द्वीप है जो कि कच्छ के रण में है, वही यहाँ पे ये स्थल है जो कि 40वां स्थल बना है विश्व धरोहर स्थल का। ये इसी के साथ भारत इसी के साथ यूनेस्को के 40 क्लब में शामिल हो गया। तो 40 क्लब मेंबर जो बन गया भारत, वो जो है यानी कि भारत में 40 स्थल जो हो गए हैं वो विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो गए हैं। विश्व में अब तक भारत के अलावा इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस में 40 या अधिक जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए। अभी तक 40 या उससे अधिक जो है विश्व धरोहर स्थल जो है इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन और फ्रांस। भारत 6वां देश बन गया है, ठीक है, जो 40 क्लब में शामिल हो गया 40 देश के साथ, 40 स्थलों के साथ। 29वें स्थल के बारे में बात कर रहे थे फ्रेंड, ये रमप्पा टेम्पल है जिसे हम रुद्रेश्वर टेम्पल भी नाम से जानते हैं। ये तेलंगाना में है, ठीक है, तेलंगाना में है। वहाँ पे रुद्रेश्वर जो रूलर्स थे उनके अंतर्गत ये बना हुआ था 12वीं से 13वीं शताब्दी के समय में। ठीक है, और ये पहला ऐसा टेम्पल है फ्रेंड जिसके वास्तुकार के नाम पर इसका नाम रखा गया है रमप्पा। ठीक है, वो वास्तुकार थे जिसके वजह से इनका नाम, इस टेम्पल का नाम एक वास्तुकार के नाम पर रखा गया रमप्पा टेम्पल। ठीक है, ये काकतीय वंश था वहाँ पे, जो आप तेलंगाना में काकतीय वंश, ठीक है, उनके समय का ये था, ध्यान रखिएगा, काकतीय वंश था, उनके ही रूलर थे, रुद्रेश्वर रूलर्स थे, उन्हीं के समय में ये बनाया गया था। और फ्रेंड ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काकतीय वंश पे ही ना जब खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति मलिक काफूर ने आक्रमण किया था, इसी वंश से, काकतीय वंश से वो कोहिनूर हीरा लेकर के गया था जिसको उसने अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी 39वां जो आपका है स्थल रमप्पा टेम्पल जिसे रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, और 40वां स्थल है आपका धौलावीरा जो कि हड़प्पा साइट है, गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 502 लॉन्च किया गया है? ये पृथ्वी का अवलोकन करेगा गोफेन 502। दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान या फिर चीन? तो ये चीन के द्वारा, चीन का है ये उपग्रह सैटेलाइट गोफेन 50। इसके बारे में देख लीजिए जल्दी से, डायरेक्ट प्रश्न बस सैटेलाइट दे देगा, पूछ लेगा किस देश से संबंधित है। तो चीन ने उत्तरी चीन के शांक्सी प्रांत के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च मार्च 4C रॉकेट के द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 502 अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। गोफेन 502 उपग्रह चीन के गोफेन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की श्रृंखला में 24वां है। ठीक है, ये पृथ्वी का अवलोकन करेगा, पृथ्वी के बारे में देखेगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। गोफेन 502 जो है वो एक हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है जो कि पृथ्वी जिसका उपयोग जो है व्यापक पर्यावरण निगरानी और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी के लिए किया जाता है। ठीक है, हाइपर स्पेक्ट्रल जो उपग्रह का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पर्यावरण निगरानी करने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा देखेंगे तो डिजिटल फोटोज़ भी क्लिक करता है, कलर्ड फोटो भी क्लिक करता है, ये जो उपग्रह है सैटेलाइट पृथ्वी की, और प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी करने में ये उपग्रह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, सहायक सिद्ध होता है। इसकी सहायता से देखें तो चीन जो है देश के वातावरण, वहाँ का पानी, वहाँ की भूमि का हाइड्रोस्पेक्ट्रल अवलोकन क्षमता में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चले नेक्स्ट प्रश्न पे। किस मंत्रालय के द्वारा डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय के द्वारा, या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो फ्रेंड इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्रालय के द्वारा डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया गया है। ये देख लेते क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने 10 सितंबर 2021 को डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आर्थिक विकास संस्थान में किया गया है। और इसका काम क्या होगा फ्रेंड, ये जो क्लॉक है यह जनसंख्या घड़ी को भारत की जनसंख्या का मिनट दर मिनट अनुमान प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, जो भी जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहा है, वृद्धि हो रही है, कम हो रहा है, ज़्यादा, उसका मिनट दर मिनट जो है उसका अनुमान प्राप्त करने में ये जनसंख्या घड़ी सहायक सिद्ध होगी, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। यह घड़ी जो है कुल प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर के साथ साथ मातृ मृत्यु दर का भी डेटा कैप्चर करेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेनली क्या है कि डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया। कहाँ से किया गया, दिल्ली से किया गया। किस विश्वविद्यालय में इसको स्थापना संस्था में किया गया है, तो ये वहाँ के विश्वविद्यालय के आर्थिक विकास संस्था में। ठीक है, आज का 9th क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सी संस्था क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स जारी करती है? भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक सिडबी, या फिर नाबार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स जारी किया जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक 10 प्रमुख शहरों के आवास पंजीकरण प्राधिकरण से प्राप्त लेन देन स्तर के आंकड़ों के आधार पर त्रैमासिक ध्यान रखिएगा, त्रैमासिक आवास मूल्य सूचकांक यानी कि हाउस प्राइस इंडेक्स जो है वो जारी करती है। ये 10 शहर कौन है जिनके आधार पे जो है आरबीआई आवास मूल्य सूचकांक जारी करती है? ये 10 शहर में अहमदाबाद है, दिल्ली है, लखनऊ, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, जयपुर, कोच्चि, बेंगलुरु और मुंबई। ये आपके 10 शहर जो हैं शामिल हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने लघु व्यवसाय पर्यटन पहल स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव नामक एक नई पहल लॉन्च किया है? गूगल ने, सिडबी ने, फेसबुक ने, या फिर फ्लिपकार्ट ने? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड फेसबुक के द्वारा लघु व्यवसाय ऋण पहल की शुरुआत की गई है। और ये जो लघु जो होते हैं, जो स्मॉल और मीडियम जो इंटरप्राइजेज होते हैं, उनको मतलब आसानी से जो है ऋण की सुविधा प्रदान की जा सके, इसलिए ये फेसबुक के द्वारा ये इनिशिएटिव किया गया है। इसके बारे में देखें तो फेसबुक इंडिया ने ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, इंडिफी, ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी के साथ साझेदारी में भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल की शुरुआत किया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सीडीबी लगा सकते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री, या कोई बैंक सोच सकते हैं, फेसबुक की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा फेसबुक, क्योंकि फेसबुक पे किसी का दिमाग नहीं जाएगा कि अरे वो ऋण कैसे देगा, लोन कैसे देगा, यही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं और एक्चुअली यही मार्क गेनिंग भी होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये भारत का पहला देश है, भारत पहला ऐसा देश है जहाँ फेसबुक इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। तो फेसबुक इस तरह के कार्यक्रम को शुरुआत किया है सबसे पहले भारत में। ठीक है, इंडिफी के साथ विज्ञापन करने वाले छोटे व्यवसायों को प्रतिवर्ष 17 से 20% की पूर्व निर्धारित ब्याज दर पर ये ऋण जो है वो मिल सकता है। तो और इस पहल का उद्देश्य क्या है? छोटे मध्यम जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस होते हैं की मदद करना, उन्हें स्वतंत्र ऋण देने वाले भागीदारी की सहायता से क्रेडिट तक त्वरित पहुंच प्राप्त करने के लिए फेसबुक पर विज्ञापन देते हैं। ठीक है, तो इन लोगों की सहायता करना है, क्योंकि जो नए अभी इंडस्ट्री जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो आते हैं, देखा जाए इनका क्रेडिट भी इतना नहीं होता है, इनको लोन लेने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। तो इन सब मुश्किलों को कम करने के लिए फेसबुक ने ऐसे लोगों के लिए, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लिए जो लोग उद्यमी होंगे, उनको फेसबुक ऐसे चीज़ों में सहायता करेगी, उनको आसानी से ऋण उपलब्ध कराने में एक तरीके से सहायक सिद्ध होगी। ठीक है, तो ये हमारे आज के 10 जो क्वेश्चन थे जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे थे, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो मैंने डिस्कस किया। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पर्यटन के बारे में भी डिस्कस किया। आज ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी। और हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप, इसी तरह आंसर करो, और भी लोग आंसर करो, जितने लोग देख रहे हो ना आंसर करो, एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, व्यूज़ बढ़ाओ, लाइक्स बढ़ाओ, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बाकी आप लोग आंसर कर रहे हो, वो खुद में भी बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए कि मेरे बच्चे मैं आप लोग काफ़ी मुझे सपोर्ट कर रहे हो। चलिए फैक्ट्स ऑफ द डे पे आते हैं।
शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? इकबाल सिंह लालपुरा को। राष्ट्रपति द्वारा 4 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए। हाल ही में देखा जाए तो राज्यपाल का बहुत ज़्यादा तबादला, कुछ राज्यपाल जैसे उत्तराखंड के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह पे नए राज्यपाल आए, तो 4 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई, तो उसको एक ही जगह ला दिया गया। देखिए उत्तराखंड के जो नए राज्यपाल बने हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत सिंह जो है, वो गुरमीत सिंह जो है, उनको उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पंजाब के देखिए बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नागालैंड में प्रोफेसर जगदीश मुखी को नागालैंड का जो है राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और वहीं तमिलनाडु में देखा जाए तो RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, प्रश्न यहाँ से भी बनेगा, ठीक है। ब्रिटिश लेखिका जिनका नाम है सुजाना क्लार्क को उनके उपन्यास जिसका नाम है पिरानेसी के लिए सम्मानित किया गया। किस सम्मान से? फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? सुजाना क्लार्क जो कि एक ब्रिटिश लेखिका है, उनके किस उपन्यास के लिए? पिरानेसी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 9 सितंबर को हिमालय दिवस भी मनाया जाता है। 9 सितंबर को देखा जाए तो शिक्षा को हमले से बचाने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि 9 सितंबर को जो हिमालय दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या थी? थीम मुझे बताएंगे आप लोग, ठीक है। और किस उपलक्ष्य में जो है ये हिमालय दिवस जो है 9 सितंबर को चलिए थीम बताइए, काफ़ी है, ठीक है। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थान एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट की असेंबली के अध्यक्ष बने हैं कैग के, जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, जिनका नाम है गिरीश मुर्मू। उनको बनाया गया है एशिया सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान। देखिए यहाँ 2 चीज़ें निकल गई। वर्तमान कैग कौन है? गिरीश मुर्मू जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी, और इसी के साथ साथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट के असेंबली के अध्यक्ष भी बनेंगे। टाटा की एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस भारतीय एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वो है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में, उनको जो टाटा की एक इंश्योरेंस कंपनी जिसका नाम है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। देखिए ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न बहुत आते हैं, ठीक है। एक प्रश्न जरूर आ जाता है और एक कुछ ऐसा अटपटा सा आएगा ना कि कभी पढ़ा भी नहीं होगा, ऐसा मतलब गुस्सा आ जाए देख के ये क्या था, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न एक बनता है, ठीक है। 20वें इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बांसुरी द फ्लूट फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निदेशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देबोज्योति मिश्रा को प्रदान किया गया है। किस लिए? 20वें इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बांसुरी द फ्लूट फिल्म थी, उसके जो सर्वश्रेष्ठ संगीत निदेशक का पुरस्कार देबोज्योति मिश्रा को किया गया है। देखिए एक और ब्रांड एम्बेसडर का नाम आ गया कि किचन से जुड़े सामान बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है वंडर शेफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है कीर्ति सेनन को। ऐसे प्रश्न एक बार बन जाएंगे और हमें लगेगा ये कहाँ से आ गया, ऐसे हमारे तुरंत माइंड में होता है, ठीक है। तो एक किचन से जुड़े सामान बनाती है कंपनी, वही से बनाएगी कढ़ाई कुकर, तो उसका नाम है वंडर शेफ। तो वंडर शेफ ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो कीर्ति सेनन को नियुक्त किया है। वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2021 में 50 शिक्षकों की लिस्ट में 2 भारतीयों को भी जगह मिली है। ये भारतीय कौन है? सत्यम मिश्रा और मेघना मुसुनरी, ठीक है। तो जो आपका वैश्विक शिक्षक पुरस्कार में 2021 में 50 शिक्षकों को पूरे विश्व से चुना गया, जिसमें 2 भारतीय भी इस बार शामिल हैं। उनका नाम है सत्यम मिश्रा और मेघना मुसुनरी। चलिए हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे कंप्लीट हुआ। हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में क्या है। अगेन देखिए 9 सितंबर डेट आ गया, 3 डेट हम 9 सितंबर से देख रहे हैं। आधुनिक शिक्षा के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था, उनकी जयंती मनाई जाती है 9 सितंबर को। हिमालय दिवस 9 सितंबर को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जयंती मनाई जाती है, ठीक है। हेलीकॉप्टर टैक्सी शुरू करने हेतु हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों में? मथुरा में और प्रयागराज में हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है हेलीकॉप्टर टैक्सी को शुरू करने के लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म का केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? बहराइच के बलई गांव में, ठीक है। बहराइच के बलई गांव में इको टूरिज्म, देखिए हमने देखा ना कि गाँव को विकसित करने के लिए ऐसे ही गांव को विकसित किया जाएगा, वहाँ पे इको टूरिज्म पर्यटन को बढ़ावा देंगे, उससे क्या होगा? रोजगार का सृजन होगा, ठीक है।
रोजगार का सृजन होगा, लोगों की आय बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किया जा रहा है। गाँव में बहराइच के बलई गाँव में इको टूरिज्म केंद्र बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के। अनाज से एथेनॉल तैयार करने वाला सॉल्ट जो प्लांट है वो स्थापित किया जाएगा गोरखपुर में। ठीक है, अनाज से एथेनॉल जैसे कि गेहूं से और आपके जो चावल वगैरह से जो उससे जो एथेनॉल तैयार करने का जो प्लांट स्थापित किया जाएगा वो गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। अयोध्या में प्रस्तावित है 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का क्या नाम दिया जाएगा? वो दिया जाएगा NH 227B। ठीक है, कोसी जो है 84 कोसी परिक्रमा को क्या नाम दिया जाएगा? NH 227B। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमारे आज के जितने भी इवेंट्स थे, हमने कुछ पिछले मंथ के भी शामिल किए, कुछ उससे पिछले मंथ, इसी तरह मैं 2-2, 3-3 क्वेश्चंस कुछ पुराने लेके आऊँगी जो मुझे लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसी तरह इसको कंटिन्यू करते रहिए। आपको PDF, हाँ फ्रेंड, PDF जो है डिकोड ग्रुप, जो डिकोड एग्जाम का जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ डेली PDF जो है अपडेट हो जाती है, क्लास के बाद आपको PDF वहीं पे मिल जाएगी। तो आप डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।